नमस्ते विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एनपी सिंह। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है अकबर की उपलब्धियां। अकबर राज सिंहासन या राजगद्दी 1556 में प्राप्त करने के बाद वो कई राज्यों पर अपना अभियान चलाता है और अधिपत्य स्थापित करता है। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, अकबर की उपलब्धियों के बारे में एक एक करके। पहला उसकी उपलब्धि में बात करें तो मालवा पर विजय, गोंडवाना की विजय, चित्तौड़ पर विजय, रणथंभौर की विजय, कालिंजर की विजय, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर पर अधिकार, गुजरात विजय, बंगाल बिहार की विजय, राजपूतों से प्रथम संपर्क, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर की राजपूत नीति, सलीम विद्रोह और अकबर की मृत्यु। एक एक करके एक एक बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पहला, अकबर ने सबसे पहले 1561 ईस्वी में वो मालवा पर आक्रमण करता है। उस समय मालवा पर एक मालवा के शासक थे बहाज बहादुर। कौन थे? बहाज बहादुर के ऊपर आक्रमण करता है। अकबर 1561 में अपने सेनापति आदम खां को बहाज बहादुर के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। यह युद्ध 1561 में बहाज बहादुर और आदम खां के मध्य लड़ा गया, जिसमें बहाज बहादुर पराजित होता है और आदम खां की विजय होती है। और इस युद्ध के बाद में बहाज बहादुर की पत्नी रूपमती है, जो आदम खां से बचने के लिए आत्महत्या कर लेती हैं। इसी प्रकार 1561 में अकबर का मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अगला आक्रमण अकबर करता है गोंडवाना के ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर आक्रमण करता है? गोंडवाना के ऊपर आक्रमण। अकबर ने अगला आक्रमण 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर किया। उस समय गोंडवाना पर एक शासक विराजते थे जिसका नाम है वीर नारायण। वो अल्पवयस्क थे, जिनकी वास्तविक शक्ति उसकी राजमाता दुर्गावती के हाथ में थी। 1561 में वो आक्रमण करता है अकबर आशफ खां के नेतृत्व में। कौन के नेतृत्व में? आशफ खां सेनापति को भेजता है। और इस गोंडवाना के शासक थे उस समय, वो थे वीर नारायण। कौन थे? वीर नारायण का शासन था। वीर नारायण एक अल्पवयस्क थे, लेकिन वास्तविक शक्ति राजमाता दुर्गावती के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? दुर्गावती। गोंडवाना का युद्ध 1564 में अकबर के सेनापति आशफ खां और वीर नारायण के मध्य लड़ा गया, जिसमें वीर नारायण लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद में उसकी राजमाता दुर्गावती आत्महत्या कर लेती है। इसी प्रकार 1564 में गोंडवाना पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अगले आक्रमण की अगर हम बात करें, वो चित्तौड़ की विजय। अगला आक्रमण अकबर करता है चित्तौड़ पर। कहां पर करता है? चित्तौड़ पर। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 में करता है। उस समय चित्तौड़ पर एक राजा विराजते थे जिनका नाम है उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। चित्तौड़ पर आक्रमण अकबर ने 1567 ईस्वी में उदय सिंह पर किया। उदय सिंह के दो सेनापति थे जिनका नाम है जयमल और फत्ता। कौन थे? जयमल इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आता है, जयमल और फत्ता। अकबर 1567 में
राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। उस समय चित्तौड़ पर शासन था महाराणा उदय सिंह का। अकबर विशाल सेना लेकर चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करता है। उस समय उदय सिंह अपनी संपूर्ण कार्यभार अपने दोनों सेनापति जयमल और पत्ता को सौंपकर स्वयं जंगलों में चले जाते हैं। इस युद्ध में चित्तौड़ के सभी राजपूत शासक केसरिया बाना धारण करते हैं, जिसमें इस युद्ध में 8000 सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। साथ में जयमल और पत्ता भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और दुर्ग की जो महिला हैं वो जौहर रचाती हैं। इस युद्ध में अकबर उदय सिंह के सेनापति जयमल पत्ता से इतना प्रभावित हो जाता है कि उनकी पाषाण मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर लगाता है। 1567 में चित्तौड़ पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अगला आक्रमण अकबर मात्र 1 वर्ष के बाद में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर करता है, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। इसने अगला जो आक्रमण रणथंभौर के ऊपर किया। रणथंभौर पर आक्रमण 1568 में 1 वर्ष के बाद में करता है। उस समय रणथंभौर पर शासन था हाड़ा राजपूत शासक सुरजन हाड़ा। कौन थे? सुरजन राय का शासन था। अकबर ने सुरजन हाड़ा पर 1668 में आक्रमण किया और फिर सुरजन हाड़ा ने इस युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया और 22 मार्च 1569 में रणथंभौर पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया अकबर का। अगले युद्ध की अगर हम बात करें वो कालिंजर युद्ध के बारे में बात करेंगे। अकबर का 1568 में रणथंभौर के दुर्ग पर उसने 1569 में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अगली बात अगर हम करें जोधपुर कालिंजर दुर्ग की अगर हम बात करें तो कालिंजर है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कालिंजर पर जो अकबर ने जो आक्रमण किया वो 1569 ईस्वी के आसपास किया। उस समय इस कालिंजर के जो शासक थे जिनका जो नाम था रामचंद्र। कौन थे? रामचंद्र। 1569 में अकबर ने अपने सेनापति मजनू खां, क्या नाम था? मजनू खां के नेतृत्व में 1569 में कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रामचंद्र ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया। इसी प्रकार 1569 में कालिंजर के दुर्ग पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अगला आक्रमण अकबर ने जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर पर अधिकार करने के लिए किया। इतिहास में एक उल्लेख मिलता है कि अकबर की इन सारी युद्धों में विजय प्राप्त करने के कारण सभी राजपूत शासक उससे भयभीत हो गए। दूसरा कारण था अकबर की उदारवादी नीति या न्यायपूर्ण नीति के कारण कई राजपूत शासक अकबर की सेवा करना चाहते थे, उनकी सेवा में जाना चाहते थे। इसी प्रकार जोधपुर की अगर बात करें, जोधपुर के शासक जिसका नाम था चंद्रसेन ने अकबर का कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन फिर भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। जैसलमेर के शासक हर राय ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया, उनकी अधीनता स्वीकार की, साथ में उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया।
बीकानेर के शासक कल्याणमल और उनके बेटे राय सिंह ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया, उनकी अधीनता स्वीकार की, साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और आमेर आदि रियासतों ने अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने अकबर की उदारपूर्ण नीति से वो इतने प्रभावित हुए कि उनकी सेवा के में चले गए। अगली अगर हम बात करें तो गुजरात विजय की, ये गुजरात है वो व्यापारिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक केंद्र था। ये गुजरात क्या था? व्यापारिक केंद्र था। अगर अकबर को मक्का जाना है तो कहाँ से जाना पड़ता था? गुजरात से। अकबर इस गुजरात को अपनी पैतृक संपत्ति मानता था कि ये मेरी पिता से प्राप्त संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति कहलाती है। उस समय गुजरात पर एक शासक का शासन था जिनका नाम था मुजफ्फर तृतीय। कौन था? मुजफ्फर तृतीय। मुजफ्फर तृतीय का शासन था। किसका? मुजफ्फर तृतीय का शासन था। ये मुजफ्फर तृतीय बहुत कमजोर, अयोग्य शासक था। अकबर ने इसका फायदा उठाकर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ये कहीं खेतों में छिप गया। इसके बाद में अकबर का उसके ऊपर शासन हो गया, लेकिन अंतिम रूप से गुजरात पर उसका शासन 1584 में मुगलों का गुजरात पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। मुगलों ने 1584 ईस्वी के अंतर्गत। गुजरात एक व्यापारिक केंद्र था। मक्का जाना होता है, गुजरात से जाना पड़ता था। अकबर उसको अपनी पैतृक संपत्ति मानता था कि हाँ, ये पे पिता से प्राप्त एक संपत्ति है। 1584 में संपूर्ण रूप से गुजरात पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अगले अगर आक्रमण की अगर हम बात करें तो वह है बंगाल बिहार पर विजय। बंगाल और बिहार कहीं पहले के शासकों की अगर बात करें तो यह अफगान शक्ति का केंद्र हुआ करता था। बंगाल और बिहार में सुलेमान खां नामक एक व्यक्ति था। 1567 में उसने इस वंश की नींव डाली। एक दिन 1572 में सुलेमान खां हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो राजगद्दी बंगाल और बिहार पर बैठता है उसका बेटा दाऊद खां। कौन बैठता है? दाऊद खां। अकबर इस दाऊद खां के ऊपर आक्रमण करता है। दाऊद खां के ऊपर अकबर ने 1576 में दाऊद खां के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसमें दाऊद खां अकबर से लड़ता हुआ मारा गया। इसी प्रकार 1576 में बंगाल और बिहार पर भी अकबर का आधिपत्य स्थापित हो गया। बंगाल और बिहार अफगान का एक केंद्र हुआ करता था, जिसका एक शासक था 1567 में, जिसका नाम था सुलेमान खां ने इस वंश की नींव डाली। एक दिन 1572 में सुलेमान खां हमेशा के लिए चले गए। उसका बेटा दाऊद खां शासन पर बैठता है और अकबर इसके ऊपर आक्रमण करता है। क्या करता है? इसके ऊपर अपना आक्रमण और आधिपत्य करता है। चलो आगे अगर बात करें राजपूतों के प्रथम संपर्क। एक दिन बादशाह अकबर 15 जनवरी 1562 के अंतर्गत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या पवित्र मज़ार पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात आमेर के शासक भारमल के साथ में होती है। अकबर भारमल से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है। क्या करता है? भारमल से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है, जिससे भारमल अकबर से इतना प्रभावित हो जाता है कि यह भारमल अपनी बेटी की शादी बादशाह अकबर के साथ में करवाता है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि प्रथम मुगल और राजपूत वैवाहिक संबंध 1562 में हुआ था। राजपूतों से प्रथम संपर्क अकबर का
भारमल से हुआ था। किससे हुआ था? भारमल। और ये भारमल कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक हुआ करते थे। उनसे उनका पहला संपर्क स्थापित हुआ था। अगली बात करें हम इतिहास के हल्दी घाटी के युद्ध की। बहुत ऐतिहासिक युद्ध है, घमासान युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का जो ऐतिहासिक युद्ध है वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। प्रताप के मध्य लड़ा गया, जिसमें अकबर के सेनापति मानसिंह की विजय हुई। महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा इस युद्ध के अंतर्गत। हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद जिले के अंतर्गत है। कहाँ पर है हल्दी घाटी? राजसमंद में है। यह युद्ध गोगुंदा के आसपास लड़ा गया था। कई इतिहासकार उसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड नामक इतिहासकार का कहना है कि इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से नवाजा गया। यह हल्दी घाटी के युद्ध के। अब हम बात करेंगे अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर एक दूरदर्शी शासक था, दूर की सोचने वाला था। जैसे ही वह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है तो वो कहता है कि राजपूतों के सहयोग के बिना एक मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं की जा सकती है। राजपूतों के सहयोग प्राप्त करके उसने सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष में अपना आधिपत्य स्थापित किया। किसने? अकबर ने। अगली अगर हम बात करें वो है सलीम का विद्रोह। अकबर अपने बेटे, सबसे बड़ा बेटा था सलीम, सलीम से बहुत अधिक स्नेह और प्यार करता था। कौन? अकबर। अकबर अपने बेटे सलीम को शेखू बाबा के नाम से संबोधित करता था। अधिक स्नेह और प्यार और लाड से सलीम इतना बिगड़ गया था कि हमेशा नशे की धुर्त नशा करता रहता था, नशे में ही रहता था, जिसके कारण अकबर उसके ऊपर नाराज हो गए और उसने सलीम की जगह उत्तराधिकारी के रूप में दानियाल और खुसरो को मैदान में उतार दिए, जिसके कारण सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगली बात करें अकबर की मृत्यु। एक दिन अंतिम समय में अकबर अपनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उसी समय अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी को हुई, जिसमें उसे मुस्लिम विधि विधान से नहलाया गया और आगरा से 5 मील दूर सिकंदराबाद नामक स्थान पर उसे दफनाया गया। कई बार परीक्षा के अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत भी पूछा गया है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? वो सिकंदराबाद के अंतर्गत स्थित है। हमने अकबर की उपलब्धियों के बारे में आज विस्तार से अध्ययन किया और अगले हम जागीर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए ये नरेंद्र पाल सिंह आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।